Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to provide you different topics relevant to the linguistics and English literature. Today our topic is phrase and its types. Infinitive phrase, prepositional phrase, gerund phrase, noun phrase, verb phrase. हम आज फ्रेज़ और उसकी टाइप्स की बात करेंगे, लेकिन उसकी बात करने से पहले हमारा कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पर बात करना ज़रूरी है, ताकि जब हम उनकी बात करें तो उनके बारे में, उन कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता हो। तो हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं और फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट वर्ब वो होता है जो कि दिखाता है किसी टेंस को, यानी चाहे वो पास्ट का है चाहे वो प्रेजेंट का है, वो हमें कुछ नंबर बताएगा, दिखाता है। सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। वो हमें पर्सन शो करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट, दे। इसका एम ये होता है कि ये मेन वर्ब के तौर पर काम करता है सेंटेंस के। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर, दे वर प्लेइंग आउटसाइड, ही वेंट होम। अब इन तीनों सेंटेंसेस में राइट्स, वर प्लेइंग और वेंट, ये हमारा फिनाइट जो है वो वर्ब है। अब फिनाइट वर्ब में याद रखें कि टेंस, नंबर, पर्सन और ये मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? हमने इसको आइडेंटिफाई इस तरह से करना है कि अगर एक वर्ब चेंज हो जाए, टेंस अपनी चेंज कर देता है टेंस को, या चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के साथ, तो वह फिनाइट है, वो लिमिटेड है। ठीक है, इस तरह फिनाइट मीन्स लिमिटेड। अब ईट, ईट्स, ये चेंज हो गया तो ये दैट मीन्स कि ये फिनाइट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो कोई टेंस शो नहीं करते, जो कोई नंबर शो नहीं करते, जो कोई पर्सन शो नहीं करते। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन शो नहीं करते, और ये हम मेन वर्ब के साथ इनको नहीं रख सकते। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर भी टाइप्स होती हैं। इनके अंदर इंक्लूड होते हैं इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव्स यानी टू प्ले, जेरेंड्स यानी प्लेइंग, रीडिंग, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए और वो नाउन की तरह काम करे। इनके ऊपर भी डिटेल लेक्चर होगा। अभी आपने बस ये याद रखना है कि जो नॉन फिनाइट होते हैं उनके अंदर इन्फिनेटिव्स, जेरेंड, पार्टिसिपल्स इंक्लूड होते हैं। पार्टिसिपल में भी फिर हमारे पास प्लेड, रीडिंग और रिटन, यानी पार्टिसिपल्स की भी नेक्स्ट टाइप है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वगैरह आते हैं। वो आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए भी आपने देखना है कि नॉन फिनाइट जो वर्ब है वो उसके अंदर हमारे इन्फिनेटिव्स, जेरेंड और पार्टिसिपल्स इंक्लूड होते हैं। जैसे शी वॉन्ट्स टू प्ले, तो टू प्ले इन्फिनेटिव है। स्विमिंग इज हेल्दी, स्विमिंग जेरेंड है। द फॉलन लीव्स लुक ब्यूटिफुल, फॉलन पार्टिसिपल है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई इस तरीके से करना है कि ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं करता वर्ब को किसी भी पास्ट या प्रेजेंट में। इसी वजह से ये नॉन फिनाइट है। दैट मीन्स कि ये लिमिटेड नहीं है टेंस से। ठीक है, ये किसी भी टेंस से लिमिटेड नहीं है, यानी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल, टू रीड, अब आप ये नहीं कह सकते टू रीड डिड, नहीं, आप ये से ऐसे नहीं कह सकते, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, वो टू रीड है, टू रीड ही होगा। तो ये क्या है? ये हमारा नॉन फिनाइट है। फिर हमारे पास आ जाता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या रूट वर्ड। अब हमारे पास बेस फॉर्म, रूट वर्ड कहते हैं इसे, हम ये कहते हैं कि इसके साथ ये हमारा बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, रूट वर्ड है। ठीक है, अब जैसे इस जो बेस फॉर्म है हमारे, इसकी कोई टेंस नहीं होता, यानी ये सिंपल अपना बेसिक वर्ड होता है, बुनियादी लफ्ज़ होता है। इसकी आगे ना तो एस लगता है ना तो ईडी लगता है, सिंपल वर्ड। जैसे गो, गो बेस फॉर्म है, सी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बेस फॉर्म। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखें, बेस फॉर्म इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यानी रूट वर्ड। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि ये इसको हम तब बनाते हैं जब हमारे पास फॉर एग्जांपल मॉडल वर्ब्स के बाद हम फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगाते होते हैं। अपने माइंड में ये बात रखें कि मॉडल वर्ब्स के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी बेस वर्ब लगाते हैं, फॉर्म लगाते हैं वर्ब की।
कैन गो, मे कम, विल सी, तो कैन के बाद मैं वेंट नहीं लगा सकती, मे के बाद मैं केम नहीं लगा सकती, विल के बाद मैं सॉ नहीं लगा सकती। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो कैन के बाद वेंट गोन पता नहीं क्या लगा देते हैं, वो हमने नहीं लगाना। मे के बाद हमने केम नहीं लगाना, विल के बाद हमने सॉ सीन नहीं लगाना। हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमने हमेशा बेस फॉर्म लगानी है मॉडल वर्ब्स के बाद, ठीक है। अच्छा, अब इनको इम्पेरेटिव्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कम हियर, राइट योर नेम। अब मैं ये नहीं कह सकती कि कम्स हियर, नो। मैं ये नहीं कह सकती रोट योर नेम, नो। मैंने हमेशा हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगानी है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो बेस फॉर्म है वो हमारे इम्पेरेटिव में यूज़ होते हैं, बेस फॉर्म हमारे मॉडल वर्ब्स के बाद होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी मदद करने वाले, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। ये मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब के साथ आते हैं, ये मेन वर्ब के साथ आते हैं, उनकी मदद करते हैं। यानी टेंसेस में हम इन्हें देखेंगे, पैसिव वॉइस में हम इन्हें देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे, नेगेटिव्स में देखेंगे। कौन कौन से हैं ये हमारे पास बी, हैव, डू, उसके अलावा इज, एम, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। फिर हमारे पास आता है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, एक्सपेक्टेशन को। यानी आपकी जो जो सलाहियत है, जो चीज़ मुमकिन है, किसी चीज़ की इजाज़त चाहिए, कोई फ़र्ज़ है, कोई आपकी तवक्को है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके अंदर आते कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, ठीक है। ये सारे मॉडल वर्ब्स। अब जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हमेशा क्या आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी हम ऊपर बेस वर्ब के अंदर भी पढ़ के आए हैं। मैं ये कहूँगी शी कैन डांस, मैं ये नहीं कह सकती शी कैन डांस, नो, इट विल बी रॉन्ग। आई हैव टू से कि शी कैन डांस, क्योंकि कैन के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, मस्ट के बाद, शेल के बाद, शुड के बाद, वुड के बाद, कुड के बाद, ऑट टू के बाद, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि बेस फॉर्म आती है वर्ड की, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे शी रोट अ लेटर, अगर मैं इतना कहूँ शी रोट, क्या रोट समझ नहीं आ रही, तो इनको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, शी रोट अ लेटर। तो जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, अगेन मैं कह रही हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको, अच्छा ऊपर वाले की एग्जाम्पल देख लें कि ही बोट अ कार। अब ये क्या है कि उसने एक कार खरीदी। अब आ कार का आना ज़रूरी था। बोट हमारा वो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट यानी कार की ज़रूरत है। तो बोट को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिवली वर्क किया है, ठीक है, यानी ट्रांजिटिवली अपना फंक्शन अदा कर रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेकर आया है। अब ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ट्रांजिटिवली वर्क करना और इंट्रांजिटिवली वर्क करना। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी ट्रांजिटिवली भी, इंट्रांजिटिवली भी। यानी कि ये वर्ब्स का किरदार है कि वो जिस किरदार से हमारे सामने आएंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट लेकर आ गए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, वो ट्रांजिटिवली वर्क कर रहे हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आए तो वो इंट्रांजिटिवली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लाते। ही स्लेप्ट, अब आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। द बेबी क्राइड, क्राइड के बाद कोई नहीं आया, तो यहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिवली वर्क कर रहा है, ठीक है। सो उसके बाद आ जाता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसके पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल, अब ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पास्ट टेंस का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसको रिमेंबर रखना है, आपने अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट फॉर्म का नाम बेस फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म का नाम हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम हो गया पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंग आ जाए तो वो क्या होगी, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगता है, ठीक है। जैसे टॉक है तो वो टॉक्ड, प्ले है तो प्लेड, वॉश है तो वॉश्ड। तो
तो वो उनके आगे ईडी लगा है, तो ये हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब रेगुलर पैटर्न तो यही है ना कि जो वर्ब है उसकी सेकंड और थर्ड में ईडी लग जाए, तो जो ये फॉलो कर रहे हैं वो रेगुलर वर्ब्स हैं। और जो ये कहते हैं कि नहीं हमने इससे बगावत की है, हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लेकर नहीं आना, हमने अपनी शक्लें चेंज करनी है, या हमने वैसे ही रहना है, या हमको ये 2 शक्लें ठीक रखेंगे और 1 शक्ल चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स जो कि फॉलो नहीं करते ईडी के रूल को। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गोन, अब दोनों ही चेंज है, वेंट भी गोन भी। ईट, एट, ईटन, सेकेंड फॉर्म भी चेंज है, थर्ड फॉर्म भी। फिर सी, सॉ, सीन, तीनों चेंज है। तो टुक, टेक, टुक, टेकन, तीनों चेंज है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, अब दोनों सेम है लेकिन वो फर्स्ट से चेंज है, लेकिन फिर भी वो ईडी नहीं ला रहे, अपने साथ टी ला रहे, स्पेलिंग चेंज। अच्छा, फिर हमारे पास आता है बीइंग वर्ब्स। बीइंग वर्ब्स क्या होते हैं? बीइंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि हमारी होने को जाहिर करते हैं, स्टेट को जाहिर करते हैं, यानी टू बी वाले होते हैं। टू बी यानी होना कुछ का। जैसे इसमें लिस्ट आ जाती एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है, ये स्टेट जाहिर करते हैं, एग्जिस्टेंट वजूद जाहिर करते हैं, आइडेंटिटी जाहिर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होते हैं बीइंग वर्ब्स। अच्छा जी, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके लिए हमने ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो हमारा फ्रेज से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब हमने फ्रेज को डिस्कस करना है एंड देन हम लोगों की जो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं वो हमारे बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए। अब फ्रेज क्या होती है? फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्ट करता है एक सिंगल यूनिट के तौर पर सेंटेंस में। ठीक है, अब फ्रेज के पास एक सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब नहीं होता, इकट्ठे बार बार वर्ड दे रही हूँ मैं कि फ्रेज इकट्ठे सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब लेकर नहीं आती। अब यहाँ फिनाइट वर्ब, अब आपको समझ आई कि क्यों मैंने पीछे कॉन्सेप्ट दिया। फिनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर जो टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड होते हैं। तो अब हमारे पास फ्रेज में एक अपने साथ इकट्ठे सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब लेकर नहीं आता। ठीक है, सो फ्रेज में हम ऐड कर सकते हैं डिटेल, क्लैरिटी और मीनिंग, लेकिन वो अकेला एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर स्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट इन अ सेंटेंस बट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, यानी उसको हम अकेला खड़ा नहीं कर सकते, वो अलग एक मीनिंग दे रहा है लेकिन अकेला वो सेंटेंस में के तौर पर खड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, टू ईट आइसक्रीम, द टॉल गर्ल। अब इन द मॉर्निंग में हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद टू ईट आइसक्रीम, इधर कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फिनाइट वर्ब है और जो कि हमें एक फ्रेज बना के दे रही है। नो सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब। ईट हमारा फिनाइट है। द टॉल गर्ल, अब जो टॉल गर्ल है इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक फ्रेज है, द टॉल गर्ल। तो है कि क्यों फ्रेज है? क्योंकि इनके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारी फ्रेजेस हो गई। अब हमारे पास आ गई जी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस अगर हम देखें तो हमारे पास टिपिकली जो हमने डिस्कस करनी है इन्फिनेटिव फ्रेज। सबसे पहले इन्फिनेटिव क्या होती है? इन्फिनेटिव फ्रेज स्टार्ट होती है टू से और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टू आती है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, जो हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया कि बेस फॉर्म क्या है। बेस फॉर्म हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हम लोग अपने टू के बाद लगाते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपने अब टू का यूज़ करना है उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब उस मतलब जहाँ वर्ब की ज़रूरत है वहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास है कि उसके अंदर इंक्लूड होता है ऑब्जेक्ट या फिर कोई मॉडिफायर। ऑब्जेक्ट या कोई मॉडिफायर। स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि आपने टू लगाना है प्लस वर्ब लगाना है या कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर। रिमेंबर कि हमारे पास फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर में देख लिया कि फिनाइट फ्रेज में टू लगाएंगे,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बेस फॉर्म कह रहे हैं, बेस फॉर्म वर्ब की लगाएंगे और या उसके साथ प्लस उसके साथ लगाएंगे ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर। मॉडिफायर्स किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, ठीक है, यानी जैसे कि कोई एडजेक्टिव हो गया, कोई एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये अब इसका फंक्शन क्या है कि ये फंक्शन इस तरीके से, इसका पर्पस ये है कि ये इस तरह से काम करता है जैसे कोई नाउन होता है या कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब, ठीक है। इसका काम इन्फिनेटिव का ये ऐसे करता है जैसे कोई नाउन कर रहा है, कोई एडजेक्टिव कर रहा है या कोई एडवर्ब कर रहा है। एग्जाम्पल्स इसकी ये हैं, शी वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो ये फ्रेज है टू ट्रैवल द वर्ल्ड, तो ये टू ट्रैवल द वर्ल्ड इतना हिस्सा ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज का है, ठीक है। यहाँ पर टू आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, प्लस हमने क्या कहा था उसके साथ या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा या कोई मॉडिफायर। यहाँ पर वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। फिर है आई हैव अ प्लान टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अब यहाँ पर जो हिस्सा हमारे पास है टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कह रहे हैं वर्ब की वो आ गई, और प्लस माई इंग्लिश या माई जो है वो मॉडिफाई, बेसिकली माई इंग्लिश जो है वो मॉडिफाई कर रही है प्लान को, तो ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। तो जो माई है वो इंग्लिश को मॉडिफाई कर रही है जो कि नाउन है, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रही है? प्लान को। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या आ गया कि इन्फिनेटिव फ्रेज आ गई। ही केम हियर टू हेल्प अस। अब टू हेल्प अस, टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर अस आ गया जो कि एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? ये भी हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज आ गई और अस ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर हम इसको कैसे, हमारा ट्रिक क्या लगेगा कि हमें समझ आ जाए कि ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो सबसे पहले तो टू होगा वर्ब से पहले, ठीक है, वो सेंस बना रहा होगा इन्फिनेटिव फ्रेज की, बस इससे हम पता लगा लेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात, एक और भी आपको बताऊं बात, बाज़ औक़ात इन्फिनेटिव्स के साथ टू नहीं भी लगता, जिनको बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं, जिनको बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं, यानी वो टू लेकर नहीं आते लेकिन स्टिल वो अपना किरदार इन्फिनेटिव का अदा कर रहे होते हैं, जिसके अंदर बिड आ जाता है, जिसके अंदर नीड आ जाता है और डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो भी आपके इन्फिनेटिव फ्रेज में काउंट होंगे जहां पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी होती है? प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होती है जो एक प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट होती है और एंड होती है किसी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। अब इसके अंदर कॉमन प्रेपोजिशंस कौन कौन सी हैं? इन, ऑन, एट, बाय, ओवर, विद, फ्रॉम, अंडर, आफ्टर, बिफोर, अबाउट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रेपोजिशन होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि शी सेट ऑन द चेयर। ऑन द चेयर, ये हमारी फ्रेज, ये वाली फ्रेज, ये वाला चंक जो ये वाला पार्ट है ये फ्रेज का, ये प्रेपोजिशनल है। ऑन से हमें आइडेंटिफाई हो चुका है कि जो ऑन आ गया तो दैट मीन्स कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट हो गई है। ऑन द चेयर, द चेयर, जो चेयर आ गई ऑब्जेक्ट हो गया। अंडर द टेबल, तो अंडर हमारे पास प्रेपोजिशन है, टेबल हमारे पास अगेन ऑब्जेक्ट है। आफ्टर द क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट आ रहा है, आफ्टर प्रेपोजिशन आ गई, तो ये वाला हिस्सा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज का है। अब ये काम कैसे करता है? ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, यानी मॉडिफाई कर रहा होता है नाउन्स को। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है ना, द टेबल, जो टेबल है उससे पहले अंडर आ रहा है, क्लास से पहले अंडर आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, तो ये हमारे पास मॉडिफाई कर रहा है। और फिर ये एक्ट भी करता है एडवर्ब के तौर पर। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई करता है वर्ब को। दो फंक्शन है इसके, या तो ये एक्ट करता है एडजेक्टिव के तौर पर जो नाउन्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और ये एक्ट करता है एडवर्ब्स को जो मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब्स को। आइडेंटिफिकेशन ट्रिक हमारे पास ये है कि हमारी जो फ्रेज है वो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक है। जेरेंट फ्रेज स्टार्ट होती है एक जेरेंट से। अब जेरेंट क्या होता है? जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें और वो नाउन की तरह काम करे। जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, यानी जिसको हम बेस फॉर्म कह रहे हैं, आईएनजी लगा दे और वो नाउन की तरह काम करे, उसको हम जेरेंट कहते हैं। तो ऐसी फ्रेज जो एक जेरेंट के साथ शुरू होगी वो जेरेंट फ्रेज कहलाएगी, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर इसमें ये आ गया कि वर्ब लगाना है, प्लस आईएनजी लगाना है और प्लस कोई ऑब्जेक्ट या कोई मॉडिफायर होगा, और ये इस्तेमाल होगी नाउन के तौर पर।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल है स्विमिंग इन कोल्ड वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे जो पहला हिस्सा है वो हमारा जेरेंट फ्रेज है। कैसे? स्विमिंग इन कोल्ड वाटर। स्विमिंग, स्विम से निकला है, स्विम बेस फॉर्म है, आईएनजी लग गया, स्विमिंग इन हमारा आ गया इन कोल्ड वाटर। अब ये क्या हो गया? स्विमिंग के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और साथ उसके मॉडिफायर आ गया कोल्ड। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये हमारे पास जेरेंट फ्रेज आ जाती है। फिर शी इंजॉयज रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। अब यहाँ पर रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी। अब एक और भी चीज़ है कि इससे पहले कोई इज़ेमार नहीं आना चाहिए। इज़ेमार अगर आ गया तो वो नहीं है जेरेंट। ये नहीं समझना आपने कि जो पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रहा है वो, नो। ये जो जेरेंट होता है इससे पहले कोई इज़ेमार नहीं आ रहा, ठीक है? ये नाउन की तरह काम करता है। शी इंजॉयज रीडिंग। अब इंजॉयज रीडिंग है यानी उसको पढ़ना पसंद है। कौन से? हिस्टोरिकल नॉवेल्स को। तो जो नॉवेल्स हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हिस्टोरिकल ये उसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो दिस फियर ऑफ फ्लाइंग इन स्टॉर्म्स। अब फ्लाइंग इन स्टॉर्म्स, अब ये जो फ्लाइंग इन स्टॉर्म है यानी तूफानों में उड़ना, यहाँ पर ये कोई रहा है, रही है को नहीं जाहिर कर रहा, पार्टिसिपल को नहीं जाहिर कर रहा। यहाँ पर ये किसको जाहिर कर रहा है? हमारा, ये हमारा नाउन को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास एक जेरेंट फ्रेज आ गई, ठीक है? फंक्शन कैसे करता है? ये नाउन की तरह, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि आईएनजी होगा और ये कि वो नाउन की तरह काम करेगी। फिर हमारे पास आती है कि अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हमारे पास क्या होता है? नाउन को हमें पता है कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन हमारे पास किसी आइडिया या नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एन आइडिया, उसको हम कहते हैं नाउन। अब नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है? जो कि जो नाउन फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है उसके हेड के तौर पर। और हेड किसके साथ? मॉडिफायर्स के साथ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली है, डिटर्मिनर्स आते हैं इसके स्ट्रक्चर में, एडजेक्टिव्स आते हैं, नाउन आता है और मॉडिफायर्स आते हैं। डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं। सो डिटर्मिनर्स उनको कहते हैं कि वो ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं ताकि वो उसे आइडेंटिफाई करे, स्पेसिफाई करे, क्वांटिटी को शो करे, मलकियत को शो करे या किसी डेफिनेट या इनडेफिनेट चीज़ को शो करे। अब ये नाउन से पहले आते हैं या फिर ये एडजेक्टिव्स प्लस नाउन से पहले आते हैं, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? द, आ, जैसे द बुक में द, आ कैट में आ, और जो उसके बाद माई फ्रेंड में माई, मैनी पीपल में मैनी, दोस्त स्टूडेंट्स में दोस्त, सम वाटर में सम। अब यहाँ पर डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, ठीक है? या फिर एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमारे पास, जो एडजेक्टिव्स आए, नाउन आए, फिर उससे पहले डिटर्मिनर्स आते हैं। एक तो ये कि नाउन से पहले आ जाते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर एडजेक्टिव से ये पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्यूटीफुल सिटी, तो द तो डिटर्मिनर है, ठीक है? लेकिन अब एडजेक्टिव भी आ गया ब्यूटीफुल और सिटी भी, तो अब डिटर्मिनर की प्लेस एडजेक्टिव से पहले आएगी। अगर तो एडजेक्टिव नहीं है तो वो सीधा सीधा क्या होगा कि द, वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर वो क्या करेंगे कि वो पहले डिटर्मिनर लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव लगाएंगे और फिर हम नाउन लगाएंगे, ठीक है? इसमें हमने देख लिया कि ए एंड द, ठीक है? ये हमारे पास डिटर्मिनर है। उसके बाद दैट, दिस, दीज, दोज डिटर्मिनर्स हैं। माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर डिटर्मिनर्स हैं। सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, इनफ, मोस्ट डिटर्मिनर्स हैं। मच, लिटिल, a lot of, 3, 1, first, second, which, each, every, either, neither, whose, ठीक है? another, the book, other, before, मतलब ये जो हमारे पास, ये सारे जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, जो हमारी इन 3 कैटेगरीज 4 कैटेगरीज पर पूरे उतर रहे हैं, जो हमें पोजीशन दिखा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रही हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं। और ये आते कैसे हैं? ये हमारे नाउन से पहले आते हैं, लेकिन अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो फिर ये एडजेक्टिव से पहले आएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि डिटर्मिनर्स इन्हें कहते हैं।
अच्छा जी, तो हमने बात की थी कि नाउन जो फ्रेज़ है उसमें डिटर्मिनर लगता है, फिर एडजेक्टिव लगता है, फिर नाउन लगता है और एंड पे मॉडिफायर्स लगते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हाईलाइटेड एग्जाम्पल्स आ गई, द टॉल यंग गर्ल स्माइल्ड। अब यहाँ पर द तो डिटर्मिनर है, टॉल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। यंग गर्ल, अब ये टॉल भी और यंग भी ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन अब इसमें क्या हमारे पास आ गई कि इनके अंदर इसका यंग होना, टॉल होना और गर्ल होना, ये पूरा पार्ट हमारा किस में जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नाउन फ्रेज में, द टॉल यंग गर्ल। तो ये हमारे पास नाउन को बेसिकली दिखा रहे हैं, उसका किरदार दिखा रहे हैं, तो ये हमारी नाउन फ्रेज होगी। आई बोट अ वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, आ वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप, ये हमारी जो है ये हमारी है नाउन फ्रेज, ठीक है। उसके बाद है द मैन विद द स्कार ऑन हिज फेस इज माई टीचर। द मैन आदमी की नाउन की बात करी, उस पर एम्फसाइज हो रहा है, विद स्कार ऑन हिज फेस। अब यहाँ पर ये जो सारी सिचुएशन है यहाँ से द मैन से फेस तक की, ये हमारी क्या है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। अब अच्छा जी, जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास नाउन की, नाउन फ्रेज की, जिसमें द टॉल यंग गर्ल, ये वाला जो पार्ट है नाउन फ्रेज का, इसमें हेड नाउन कौन सा है, गर्ल, यानी जो मेन हेड नाउन है वो कौन है, वो गर्ल। इसके साथ जो हमारे पास द है वो डिटर्मिनर है, फिर टॉल और यंग, इस टॉल और यंग दोनों एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव्स की प्लेस कैसे रखी हुई है उन्होंने, वो इस तरीके से रखी हुई है कि जब हमारे एडजेक्टिव्स लगने होते हैं तो उनमें ऑर्डर होता है। ऑर्डर मीन्स कि सबसे पहले अगर कोई ओपिनियन किसी ने दिया है तो हम सबसे पहले देखते हैं साइज, फिर रखते हैं एज, फिर शेप, फिर कलर, ठीक है। अब ये ऑर्डर ये है कि अगर मैं किसी को फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कोई चीज़, तो मैं पहले साइज बयान करूँगी, अगर टॉल है फॉर एग्जांपल, जैसे टॉल यंग गर्ल, तो अब इसमें टॉल उसका क्या हो गया कि उसकी हाइट में जा रहा है, साइज में जा रहा है, तो पहले वो आता है, फिर उसकी एज यानी वो यंग है, तो ये दोनों एडजेक्टिव्स ही वर्क कर रहे हैं। फिर शेप होती है और फिर कलर होती है। ये होता है ओपिनियन रेलेवेंट एडजेक्टिव्स के साथ कि उनको ऐसे ऑर्डर में रखते हैं, साइज, एज, शेप और कलर। अगर साइज़ अगर हमें कोई बता रहा हो तो पहले साइज़ आएगा, फिर एज आएगी, फिर शेप आएगी, कलर आएगी। अगर इनमें से कुछ मिस है तो पहले अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर वो चीज़ सीक्वेंस में रख के फिर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं, जो टॉल और यंग है, ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पर इस नाउन फ्रेज का ऑर्डर ये बन रहा है कि पहले डिटर्मिनर है, फिर हमारे पास उसकी साइज़ है, एंड देन हमारे पास उसका यानी टॉल हाइट में जा रही है, फिर हमारे पास क्या है, यंग है यानी उसकी एज आ रही है, और फिर हमारे पास जो है वो हेड नाउन है जिसको हम गर्ल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक पैटर्न फॉलो करके इसने ये किया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है नाउन को, नाउन फ्रेज को। नेक्स्ट हमारे पास अगली फ्रेज आ रही है, वो है हमारी वर्ब फ्रेज। जो हमारा वर्ब फ्रेज है उसके अंदर क्या होता है कि ये मेन वर्ब इंक्लूड होता है और हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब। अब ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हेल्पिंग वर्ब में हमें पता है इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव, हैड, विल, शैल, मे, कैन, मस्ट एट्सेट्रा, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब। जैसे शी इज़ रीडिंग अ नॉवल में इज़ रीडिंग, ये हमारी वर्ब फ्रेज है। फिर हैव फिनिश्ड, दे हैव फिनिश्ड देयर असाइनमेंट में हैव फिनिश्ड, ये हमारी वर्ब फ्रेज है। द स्टूडेंट्स विल बी प्रेजेंटिंग टुमारो, इसमें विल बी प्रेजेंटिंग, ये हमारी वर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पर जो वर्ब फ्रेज है उसमें उसका स्ट्रक्चर याद रखना है आपने कि ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, जो भी सेंटेंस में ये हिस्सा होगा ये आपका वर्ब फ्रेज होगा। अब इसमें ये क्या दिखाता है, इसका फंक्शन है टेंस को शो करना, एस्पेक्ट को शो करना, वॉइस को और मोडेलिटी को। वर्ब फ्रेज जो है वो एक्शन दिखाती है, टाइमिंग दिखाती है, पॉसिबिलिटी दिखाती है, नेसेसिटी दिखाती है, प्रोग्रेस दिखाती है, कंप्लीशन दिखाती है और बहुत कुछ। अब हम एक समरी टेबल देख लेते हैं कि समरी अगर हम इसकी करें तो इन्फिनेटिव फ्रेज में की फीचर हमारा था टू प्लस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
उसके बाद जैसे एग्जाम्पल थी टू स्टडी इंग्लिश। प्रपोजिशन फ्रेज जो होती है वो प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है, प्रपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, जैसे इन द लाइब्रेरी। फिर जेरेंट फ्रेज वर्ब प्लस आईएनजिंग। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजिंग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे राइटिंग ऐसे। नाउन फ्रेज में नाउन को हेड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, साथ डिटर्मिनर होगा, एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा, जैसे द ओल्ड मैन। फिर उसका एडजेक्टिव का भी मैंने आपको ऑर्डर बताया था। उसके बाद वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब होगा और ऑक्सिलरी होगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, जैसे हैज़ बीन वर्किंग। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास फ्रेजेस थी जो कि हमने बारी बारी इसको डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट and share. Thank you so much.